ओरिजिन का जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को एडजस्ट करेगा। ये ऑटोमेटिकली सप्लाई कैसे एडजस्ट होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा कोर टेक्निक वो है, कोर मैकेनिज्म है। इसको हम धीरे-धीरे और बाद में आने वाले सेशन में हम इसको समझेंगे किस तरीके से ये एडजस्ट करता है, कैसे एडजस्ट करता है, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इसको एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। इसी पैराग्राफ में एक और वर्ड यूज हुआ है, प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल पॉइंट सिस्टम, राइट। प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल पॉइंट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन का फोकस है जो ट्रांजेक्शन है वो प्राइवेट हो, आइडेंटिटी रिवील ना हो, एसेट को ज्यादा प्राइवेसी राइट्स मिले, ठीक है। मतलब ओरिजिन अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम लॉन्च कर रहा किया है इन्होंने, उससे कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन है वो टोटली प्राइवेट हो। मतलब उसको कोई थर्ड पार्टी बिना किसी के परमिशन के उसे वो देख ना सके क्या ट्रांजेक्शन हो गए हैं। सेकेंड है आइडेंटिटी रिवील ना हो, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकता, उसके पीछे सिंपल है, जैसे कि हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे आपको कोई केवाईसी समथिंग नहीं देनी होती है। जब भी हम यहाँ पे आईडी ओपन करते हैं तो आप देखे होंगे केवाईसी नहीं देनी होती। केवाईसी नहीं देने की सिंपल रीजन यही है, यहाँ पर जो भी आईडी जनरेट हो रही है, जो भी अकाउंट जनरेट होगा, मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, अकाउंट जनरेट हो रहे हैं, उस अकाउंट का होल्डर कौन है ना, यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। तो सीधी बात है कि आपकी आईडी में ही अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है तो सिंपल है कि उस आईडी से जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें सिंपल आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो इसका सिस्टम यही है कि भाई हम आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। एसेट को ज्यादा प्राइवेसी राइट्स मिले, मतलब यहाँ पे एसेट की जो बात हो रही, जो हम स्टेकिंग करते हैं, हमने एलजीएनएस को स्टेक किया, वो एसेट है यहाँ पे। तो एसेट को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी राइट्स मिले। राइट्स मतलब उसके पास उसकी प्राइवेसी, जो आपने एसेट रखे हुए हैं उसके आपको पूरा अधिकार हो कि उसको फुल प्राइवेसी मिले। कितना रखा हुआ है, आपने किसको भेजा है, लाइक दैट, ये सब चीजें टोटली प्राइवेसी रहे, है ना, उसको पूरा अधिकार मिले। रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड फाइनेंस एग्जांपल की बात करें, अगर आप बैंक से 10 लाख ट्रांसफर करते हो, बहुत ध्यान दिएगा, 10 लाख ट्रांसफर करते हो, बैंक को पता होता है कि आपने 10 लाख ट्रांसफर किए। गवर्नमेंट ट्रैक करना पॉसिबल होता है, गवर्नमेंट भी ट्रैक कर सकती है कि 10 लाख ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किसने किया, लाइक दैट, क्योंकि केवाईसी लिंक होता है। ध्यान दीजिएगा, हम जब भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले केवाईसी आपसे मांगते हैं। आजकल सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट ही सफिशिएंट होते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपने उनको दिया, दैट मीन्स वहां पे आपकी प्राइवेसी रिवील हो चुकी है। ये बैंक को भी पता है और गवर्नमेंट जब चाहे तब आपके इस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस ट्रांसफर, जैसे हमने बोला 10 लाख का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आराम से ट्रैक कर सकती है किसने किसको भेजा, ये किसके पास कितनी चीजें पड़ी हुई है। तो इसका ही यहाँ पर आंसर लेके आता है आपका ओरिजिन, जो एक प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल पॉइंट इकोसिस्टम बनाना चाहता है, ठीक है। ओरिजिन सिस्टम में ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पे होते हैं, है ना। ब्लॉकचेन में होने के कारण ही यहाँ पे प्राइवेसी आती है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक काफी कहना चाहिए रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे जो भी वहाँ पे एसेट्स होते हैं, एसेट्स यहाँ पे ये मत समझिए कि सिर्फ एक मनी के फॉर्म में होती है, एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं ब्लॉकचेन में। उन एसेट्स को बिना किसी होल्डर के हम उसकी ट्रांजेक्शंस को हम चेक नहीं कर सकते। सिंपल, ब्लॉकचेन का ये टेक्नोलॉजी, हम ब्लॉकचेन पे और भी बात करेंगे, या काफी सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसी इनफिनिटी ग्लोबल सॉल्यूशन के यूट्यूब वीडियोस पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। शशि शेखर सर इसके बहुत एक्सपर्ट हैं, आप चाहें तो इसको ब्लॉकचेन को काफी डिटेल में इनसे समझ सकते हैं, मतलब उनकी वीडियोस देख के काफी हद तक समझ सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिना हैवी कंप्लायंस फ्रिक्शन के हो सकता है। मतलब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब ये है कि सपोज अगर आप
एक कंट्री से, सपोज आप इंडिया में रहते हो और यूएस में आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव्स को पैसे देना चाहते हो, तो अभी का जो रियल वर्ल्ड का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें समय बहुत लगता है, बीच बीच में काफी सारे ट्रांजेक्शन फीस आपको देनी पड़ती है, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, और ये सब करते हुए फाइनली अगर आपने उनको 100 रुपए भेजा तो सामने वाले को मिलेंगे 98 रुपए, तो 2 रुपए तो आपके ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, प्लस आपको ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब जब भी हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं तो उस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में बहुत सारी कंप्लाइंस आते हैं, काफी सारे रेजिस्टेंस आते हैं, इन सब का सॉल्यूशन है आपका ओरिजिन एलजीएस, राइट। यहाँ पे एक चीज और है, रिजेक्टिंग लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन, मतलब कोई एक कंट्री या रेगुलेटर ग्लोबल लेवल पे कंट्रोल ना करे, मतलब कि यहाँ पर जो इसका जो जुडिक्शन की बात करते हैं, जैसे पुलिस थाने का एक क्षेत्र होता है कि भाई एक पुलिस थाना एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसके लिए उसके जुडिक्शन में आती है, मतलब वहाँ जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, उसके लिए वो उस थाने में जाके आप रिपोर्ट करो ताकि वो आपका सोल्यूशन निकाल सके। सिमिलरली इस पे ये कहना है कि हम इन सिस्टम को अलग कर रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ऐसा कोई जुडिक्शन नहीं चाहिए, हमारा जुडिक्शन पूरा ग्लोबल, पूरा ग्लोब है, यहाँ पूरी पृथ्वी हमारी जुडिक्शन में आना चाहिए, हम किसी एक एरिया के लिए काम नहीं करेंगे, हम पूरे ग्लोबल ग्लोबल के लिए हम काम करेंगे, मतलब कोई एक कंट्री या रेगुलेटर ग्लोबल लेवल पे कंट्रोल ना करे, है ना, कि हम कोई हम कंट्री या कोई रेगुलेटर जो है जो हमको कंट्रोल कर रहा है, हम ऐसे काम नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमको पूरे ग्लोब पे काम करना है और उसमें हमारा कोई दूसरा बंदा कंट्रोल ना करे, ये कंट्रोल जो भी होगा वो एल्गोरिथम फॉर्म में होगा, ऑटोनोमिक कंडीशन में होगा, इस तरीके का हम सिस्टम लॉन्च किए हमने। पेमेंट सिस्टम मॉडरलेस हो, मतलब पेमेंट सिस्टम में कोई भी बाध्यता ना हो, मॉडरलेस मतलब इसमें कोई भी कंडीशन ना डाले कि भाई पेमेंट इतना ही होगा, पेमेंट इस फॉर्म में ही होगा, लाइक दैट कि हमको यूएस भेजना है तो डॉलर के फॉर्म में हम यहाँ पे भेजेंगे, लाइक दैट, इस तरीके की कंडीशंस ना हो, बॉर्डरलेस होना चाहिए, उसकी कोई सीमाएं नहीं होना चाहिए कि हम एक कंट्री को भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं, हम दूसरे एंड पे भेज रहे हैं, उससे हमारा इस तरह के कोई सीमांकन ना होना चाहिए कि भाई हमारे सिस्टम के लिए ये इस तरीके का एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। इसको रियल वर्ल्ड से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी कंट्री पे सैंक्शंस लग जाए तो वो ग्लोबल बैंकिंग से कट हो सकता है, मतलब जैसे कि अभी अभी जैसे आपने देखा ना कि कुछ और भी तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बीच में श्रीलंका में एक क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, है ना, इस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस होते रहते हैं अलग अलग कंट्री में, छोटी कंट्रीज खासकर बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि या फिर कुछ कंट्री किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए कहना चाहिए वो ऐसा कुछ हो जाए कि वो उस कंट्री से बाकी कंट्री को गलत इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं अलग अलग मोड्स के, है ना, तो वो क्या होता है ग्लोबल बैंकिंग से कट हो जाता है। ये चाहता है कि भाई ऐसा कुछ भी सैंक्शंस, ऐसा कुछ भी सैंक्शन हमारे ऊपर लागू ना हो, हम ऐसा सिस्टम हमने बनाया है। उसके पीछे सिंपल यही है, ये हर चीजें बिकॉज ये ब्लॉकचेन पे चल रही हैं, हर चीजें चल रही हैं वो एल्गोरिथम के फॉर्म में रखी हुई है और ये सब ऑटोमेट कंडीशन पे है, तो सीधी बात है हम सैंक्शंस, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग नहीं सकते, हमका ऐसी भी कंडीशन आ नहीं सकती है, ठीक है। तो ओरिजिन का विजन क्या है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना हो, फाइनेंशियल एक्सेस सबको मिले, मतलब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के कारण, जियोपॉलिटिकल हम बोल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल सिस्टम के कारण हम किसी पे डिपेंड ना हो, जैसे कि आज जो छोटी कंट्री पे जिस तरीके से अमेरिका का दबदबा है ना, डॉलर, क्योंकि डॉलर आज की डेट पे डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, तो छोटी कंट्री में उसका दबदबा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इसी दबदबे से वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है ना,
तो ओरिजिन का विजन ये है कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना हो, कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, वो किसी जियो पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड ना करे कि भाई किसी कंट्री में क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं। हमारी करेंसी, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, एक अलग तरीके से काम कर रहा है, वो एक ऑटोनोमस तरीके से काम कर रहा है। आपकी कंट्री में क्या उथल पुथल हो रही है हमको उससे मतलब। हमारी करेंसी का जो स्टेबिलिटी है, हमारी करेंसी का जो वैल्यू है, वो उसी तरीके से रहेगा, उस पे किसी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सेस सबको मिले, मतलब जो फाइनेंशियल एक्सेस है वो सबको मिलना चाहिए। मतलब ऐसी कोई कंट्री में बैठा हुआ बंदा जो कि एक प्रकार से देखा जाए बैंकरप्ट हो चुकी है, या किसी और कंट्री ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो वहां के रहने वाला बंदा, वहां का रहने वाला जो आपका निवासी है, वो वो कहाँ जाएगा? उसका फाइनेंशियल सिस्टम, वो कहाँ पे फाइनेंशियल अपना एक्सेस करेगा? तो ऐसा है कि अगर वो इस ओरिजिन सिस्टम में आता है और उसी कंट्री पे किसी तरीके की कोई चीजें हो जाती है, तो भी उसके पास एटलीस्ट फाइनेंशियल एक्सेस तो रहेगा कि वो। जी सर, आपका वॉइस बंद हो गया है। हेलो। जी सर, अभी कंटिन्यू कंटिन्यू सर, ब्रेक हो गया था। ओके, कहाँ से ब्रेक हुआ सर? बस जस्ट 10 सेकंड के लिए ब्रेक हुआ था। ओके ओके, ठीक है। जियो पार्टिकल सिस्टम की बताते हैं। मैं ओरिजिन का जो विजन है, ओरिजिन का विजन सिंपल है कि जियो पॉलिटिकल के कारण किसी कंट्री में जो क्राइसिस अगर आता है, तो उस क्राइसिस के कारण वहां के रहने वालों को एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, कि भाई अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म में, तो ओरिजिन के प्लेटफॉर्म को यूज करता है, तो उसको वहां पे उनकी कंट्री में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, उससे उसके बैंकिंग सिस्टम जहां पे उसने पैसे डाला वो इम्पैक्ट ना हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सेस सबको मिलना चाहिए, इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म लेके आया हुआ है। अब यहाँ पे एक इसी प्रेफरेंस में लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल। यहाँ पे जो यहाँ का मेन इसका मतलब होता है, जो यहाँ पार्टिसिपेंट होते हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो सिर्फ यूजर नहीं है, बल्कि सिस्टम का को बिल्डर होते हैं। मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल का ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेक होल्डर की बात कर सकते हैं। हमने जो एलजीएस स्टेकिंग पे लगाया हुआ है, वो सिर्फ स्टेकिंग पे लगाया हुआ एक कहना चाहिए आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ यूजर नहीं है, बल्कि वो सिस्टम का को बिल्डर भी है। मतलब उसकी एक्टिविटी से ही सिस्टम को मजबूती मिलती है। मतलब अगर वो स्टेकिंग कंटिन्यूस स्टेकिंग करता है, तो और चीजें मजबूत होंगी। मतलब उसकी हर एक्टिविटी, चाहे वो सिस्टम में स्टेक कर रहा हो, या सिस्टम में वो बॉन्ड परचेस कर रहा हो, या जो दूसरी भी चीजें जैसे बॉन्ड है और भी कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उसकी इस एक्टिविटी से आपका सिस्टम ही मजबूत होगा। मतलब वो जो उसकी एक्टिविटी है, वो एक प्रकार से सिर्फ पार्टिसिपेंट की नहीं रह जाती यहाँ, वो एक प्रकार से वहां पे उसका कहीं से कंट्रीब्यूशन हो जाता है सिस्टम को मजबूत करने के लिए, सिस्टम को प्रकार से इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे बैंक में आप सिर्फ कस्टमर हो, है ना? बैंक में सिर्फ हम कस्टमर होते हैं, हमारा बैंक में कोई होल्ड नहीं होता कि भाई हमारे मर्जी से तो बैंक चलेगा नहीं, है ना? या हमारी एक्टिविटी से बैंक स्ट्रांग होगा या वीक होगा, इस पे कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। लेकिन जो डॉव सिस्टम होता है, डॉव मतलब यहाँ पे होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डॉव मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, के पास टोकन होल्डर के पास वोट करने की ताकत होती है। मतलब ये जो भी पॉलिसी डिसाइड होती है, वो पॉलिसी डिसाइड कहीं ना कहीं प्रकार से टोकन होल्डर के वोट करने से डिसाइड होती है। यहाँ पे जो भी गवर्नेंस होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब हर एक टोकन होल्डर के पास एक प्रकार से उसकी पावर होती है कि वो अपने वोटिंग से वो जो भी नए जो कहना चाहिए चीजें आ रही हैं, नए जो आइडियाज आ रहे हैं, उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये सब चीजों को कंट्रोल करने का अधिकार कुछ क्या काफी हद तक क्या कंप्लीटली टोकन होल्डर के पास ही होता है। वो अपने वोट करके उस तरीके मतलब उसमें गवर्नेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है।
फिर आता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मार्जिनाइज्ड एरियाज, मतलब इसी पैराग्राफ में काफी बारीक में लिखा हुआ है, बस आपकी जो बीच बीच में जो की वर्ड्स है ना, मैं उनको उठा के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि ये प्रीफेस जो है आपने देखा होगा कि मैं पहले ही पेज प्रीफेस पे सब चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इनके शब्दों को समझना, उसकी चीजों को मैं काफी इजी वर्ड में कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप बाद में रिएक्शन देकर मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ओरिजिन का जो मकसद है वो क्या है ना। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मार्जिनलाइज्ड एरिया, मतलब ओरिजिन का एक सोशल एंगल भी है ना। मतलब वो सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम पे ही आप उसकी बात मत कहिए कि इस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बना हुआ है कि नहीं, इसके एक सोशल एंगल भी है। जैसे कि जहाँ पे बैंकिंग एक्सेस नहीं है, जहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, जहाँ पे कैपिटल कंट्रोल स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसे एरिया जो कि काफी रिमोट होते हैं, जैसे अभी भी काफी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो काफी पीछे हैं, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम उनका उस लेवल पे हर एक बंदे पे अप्रोचेबल नहीं है, कि वहां पे अप्रोच नहीं कर पाता वो बैंकिंग सिस्टम। तो ये क्या करना चाहता है कि भाई ऐसे लोगों के पास भी जाना चाहता है कि आप भी हमसे जुड़िए, और आपको बैंक से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, आप हमसे कनेक्ट होइए और आप सिर्फ मिनटों में आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने फंड को इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो भी बैंकिंग सिस्टम से आपकी अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये सामाजिक उन लोगों के सामाजिक कार्य भी कर रहा है, सामाजिक एंगल भी है इसमें। ये हर उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनके पास बैंकिंग एक्सेस नहीं है, बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं है, राइट। जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे होता है आपकी कहना चाहिए महंगाई दर बोलते हैं हम जिसकी सिंपल शब्दों बोले महंगाई दर, इन्फ्लेशन। जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई दर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी ये उस इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के या उस एरिया के लोग मजबूर हो जाते हैं उसी तरीके की जिंदगी जीने के लिए, है ना। हमने पहली बात की ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ये आपका किसी भी बॉडी के साथ वो रेगुलेट नहीं करता, ये ऑटो रेगुलेशन में चलता है, तो इसमें इन्फ्लेशन का भी असर नहीं होगा। तो स्वाभाविक है हर वो बंदा जो इन्फ्लेशन के कहना चाहिए छांव के नीचे जिंदगी गुजार रहा है ना, जहाँ गरीबी है, आपकी महंगाई दर बहुत ज्यादा है, उसकी परचेसिंग पावर बिकॉज ऑफ महंगाई दर बहुत कम है, वो जिंदगी नहीं जी पा रहा है, तो हम उस ये सिस्टम एक प्रकार से उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आप इस सिस्टम में आइए, आपको इन्फ्लेशन का असर नहीं होगा, आप अपने तरीके से आइए, उसको आप अपना वेल्थ ग्रो कीजिए और अपने एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल फाइनेंस अल्टरनेटिव दे सकता है, रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में लोग अनस्टेबल करेंसी की वजह से क्रिप्टो यूज करते हैं। अभी देखना अभी इंडिया में जो कि एक प्रकार से थर्ड या फिफ्थ रैंक में हम इकोनॉमिक उसमें है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रिप्टो को लेके अवेयरनेस नहीं है ना, इसलिए बिकॉज कि हम काफी अच्छे कंडीशन में है, तो हमको क्रिप्टो की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, अभी आप अगर आप अपने जो इसी ओरिजिन की अगर हम देखेंगे, ओरिजिन को जब आप ग्लोबल उसमें मैप में देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो यूजर्स होंगे वो आपको उन कंट्रीज के मिलेंगे जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं बहुत नीचे है, इवन इंडिया के कंपेरिजन बहुत नीचे है, उन लोगों को देखना वो क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लें, आपको पता है बांग्लादेश में क्रिप्टो के यूजर्स इंडिया के कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो रियल एग्जांपल कहीं ना कहीं क्रिप्टो जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करता है, मतलब उसको एक ऑप्शन देता है कि भाई इसको इकोनॉमिक कंडीशन से भी बाहर आया सकता है यूजिंग क्रिप्टो। और क्रिप्टो में अभी देखा जाए तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ओरिजिन, बिकॉज ऑफ वेरियस फीचर, जो मैंने ऊपर भी आपको काफी सारी चीजें बताई हैं कि पहले मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके।
नोरेन सर कंटिन्यू करें क्या? जी 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 विक्रम सर, और भी स्लाइड दिखाइए, आप एक दो स्लाइड और दिखाइए, अच्छा लग रहा है। अच्छा। और जो चीजें बताए जा रहा है आपके द्वारा वो कभी सुने नहीं हम लोग। ठीक है, तो मैं एक अभी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जो आपका ओरिजिन ओवरव्यू है इसको बस एक सम अप करता हूँ, उसके बाद फिर एक और स्लाइड आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ओरिजिन का जो कोर आइडिया है उसको मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। ओरिजिन का कोर आइडिया एक ऐसा डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम जो कि प्राइवेट हो, डिसेंट्रलाइज हो, बॉर्डरलेस हो और जहां हर यूजर सिस्टम का ऑनर भी हो। एक लाइन में इसको अगर मैं पूरी ओरिजिन की कोर आइडिया को समझाऊं तो एक ऐसा डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम जो कि प्राइवेट हो, राइट, वो किसी की जागीर ना हो, है ना, किसी के कंट्रोल में ना हो। डिसेंट्रलाइज हो मतलब कि यहाँ पे हर वो बंदा जो स्टेक होल्डर है वो अपने आप में एक मालिक है। ठीक है, बॉर्डरलेस हो मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पे कोई लिमिट ना हो कि भाई आप सिर्फ 1 ही रुपए दे सकते हैं या 1 करोड़ दे सकते हैं या व्हाटएवर। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, हम कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उस पे कोई लिमिटेशंस ना हो। ठीक है, और जहां हर यूजर सिस्टम का ऑनर भी हो मतलब हर बंदा, हर वो यूजर जो कि यहाँ पे एक प्रकार से हम अकाउंट होल्डर बोल सकते हैं या स्टेक होल्डर बोल सकते हैं, जिसने भी स्टेकिंग किया हुआ है वो यहाँ उसका कहना चाहिए ऑनर भी है। ये एक सिस्टम, एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये एक आपका ओरिजिन का ओवरव्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड स्लाइड पे जो कि है ओरिजिन का विजन। ओरिजिन का विजन भी एक तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो आपका थर्ड स्लाइड है ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरी, इसको कंटिन्यू करूं सर मैं? सर आज लंबा हो जाएगा, आप आज अगले दिन करेंगे। आप अपना जो दूसरा सेशन का जो पार्ट था सर, आप उसके बारे में भी बताइए। हाँ, मैं अब दूसरे सेशन तो एक छोटा सा कंपैरिजन में बताना चाह रहा था। मैं एक्चुअली ये प्रकार से देखिए तो ये कहना चाहिए एक स्टार्टिंग है जो मैं आपको कमिंग सेशन में आप लोगों को मैं इसको बताऊंगा। इन्वेस्टिंग और मार्केट, क्रिप्टो मार्केट क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है, इन्वेस्टिंग का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इंडिया में, ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूँ। बस एक आपको स्टार्टिंग आपको देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बने कि नेक्स्ट सेशन में आपको क्या मिल सकता है, राइट। तो अभी मैं सिंपल सिर्फ कुछ शब्दों में उसने भी कहना चाहिए आजादी के बाद उसके और बात की बात करें 70s 80s से लेके अभी तक नए नए स्वरूप में आपके सामने आया है। ठीक है, उन स्वरूप में अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो है आपका स्टॉक मार्केट। और दूसरा अभी जो इवॉल्व हो रहा है क्रिप्टो, मतलब एक प्रकार से ये अभी जवान हो रहा है कह सकते हैं हम। शेयर मार्केट तो आपका जवान हो चुका है इंडिया में, ये मान के चलिए, इसमें इवोल्यूशन की और चांसेस नहीं है, बट क्रिप्टो मार्केट एक प्रकार से अभी जवान हो रहा है। और देखिए ये आने वाले वक्त में क्रिप्टो मार्केट कंप्लीटली तो नहीं बोलूंगा लेकिन काफी हद तक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर देता हूँ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट में इक्विटी ओनरशिप होती है ना। क्रिप्टो मार्केट में डिजिटल एसेट होते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में इक्विटी ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपका जियो का ही मान लें, रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस के शेयर होते हैं, है ना, शेयर को इक्विटी बोलते हैं हम। ये शेयर की ओनरशिप होती है, जैसे एक शेयर रख लिया हमने, 2 शेयर रख लिए, लाइक दैट। यहाँ पे क्या होता है वो एक प्रकार से कहने से आपको विजुअलाइज होता है कि हाँ मेरे पास 2 शेयर रखा हुआ है, एक प्रकार से मैं उसका 2 शेयर का स्टेक होल्डर हूँ, इस तरीके का। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, डिजिटल एसेट्स होते हैं ये कोई आपके डिजिट्स होती हैं ये, है ना, हमने कितना रखा हुआ है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। इंडिया की बात करें अगर हम इंडिया में है तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। क्रिप्टो मार्केट फुली रेगुलेटेड नहीं है, पार्शियली है। ठीक है, पार्शियली हम इसलिए बोल सकते हैं कि फुल्ली रेगुलेशन तो क्रिप्टो मार्केट को हम कर भी नहीं सकते, इसके बहुत सारे दूसरे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रकार से पार्शियली रेगुलेटेड है, फुल्ली नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट फुल्ली रेगुलेटेड है सेबी से। सेबी मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब एक प्रकार से ये हर स्टॉक एक्सचेंज में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ये रेगुलेट करता है, उसकी सिस्टम को बनाता है ये।
उसको निर्देशित करता है किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। स्टॉक मार्केट होता है फिक्स्ड आवर में काम करता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 9 to 3:30 बोल सकते हैं, ठीक है, 9 to 3:30 काम करता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24/7 हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है सर? कंटिन्यू। ओके। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इसके आवर फिक्स्ड होते हैं, 9 to 3:30 है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टाइमिंग है, और क्रिप्टो मार्केट में 24/7 ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत लो होती है, मतलब यहाँ पे जो प्राइस का उतार चढ़ाव है ये बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट का उतार बहुत हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब अगर आप बिटकॉइन की बात कर ले तो बिटकॉइन अगर आज $95,000 पे चल रहा है तो कल हो सकता है कि वो 60,000 पे पहुंच जाए, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, जो कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक बेसिक है, राइट। अब थोड़ा सा एक्सचेंज की बात कर लेते, क्रिप्टो किस तरीके से काम करता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक्सचेंज में यहाँ पे अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एक्सचेंज इंडिया में अभी 2 है, एक तीसरा एक्सचेंज अभी आने वाला है, अभी उसका फुली फंक्शनल नहीं हुआ है। इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है आपके, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये 2 एक्सचेंज प्रकार समझे होते हैं कि ये 2 मंडी है, कहना चाहिए मंडी है जहाँ पे हम कहना चाहिए शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। मतलब कोई भी कंपनी है, अब कोई भी कंपनी है वो अपनी शेयर्स को यहाँ पर लेके आती है, और हम जो उनके शेयर को अगर हम लेना चाहते हैं तो हम उस एक्सचेंज में जाते हैं, उस मंडी में जाते हैं, वहां से हम शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं उसके थ्रू। उसी प्रकार से क्रिप्टो की भी एक्सचेंज होते हैं। क्रिप्टो के एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं मोस्टली, है ना। यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ 2 टाइप के एक्सचेंज बोल सकते हैं हम, यहाँ 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं, एक डिसेंट्रलाइज होता है और एक सेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब ऐसे एक्सचेंज होते हैं जिनपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो कि डिसेंट्रलाइज, जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोज हैं वो इस पे वर्क करते हैं। लेकिन कुछ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी है जो काम करते हैं, जैसे कॉइन DCX है इंडिया में। कॉइन मतलब इंडिया में प्रकार से इंडिया में जो भी क्रिप्टो से ट्रेडिंग कर रहा है वो कॉइन DCX के थ्रू ट्रेडिंग करता है, जिसकी एक्सचेंज है ना। क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक्सचेंज का लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिंपली फंड को ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट में पड़ेगी जब आपको अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी अभी तो हम आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, अभी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का सिंपल डिफरेंस है ये। इसको मैं बहुत और डिटेल में आने वाले सेशन में बताऊंगा, स्टॉक मार्केट और कैसे काम करता है, क्रिप्टो कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी पूरी एक मेरे पास काफी अच्छी पूरी वो डिटेल मैंने बना के रखा हुआ है, थ्योरी पूरी, इवोल्यूशन ऑफ कहना चाहिए इन्वेस्टिंग टूल्स का, मतलब कि आपके इंडिया में 70 से लेके अभी तक किस तरीके से लोगों का माइंडसेट बदला है इन्वेस्टिंग का, और उसके कारण टूल्स बदले हैं। जैसे हम पुराने जमानों में अपने फादर से हम सुना करते थे किसान विकास पत्र वगैरह से, वहां से लेके अभी क्रिप्टो तक जो जर्नी है इंडिया की, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, और शॉर्ट में आपको समझाया, राइट। तो अब नूरेन सर आप बताइए, इसको फिनिश करते हैं। जो आपने इतना महत्वपूर्ण सेशन लिया और एक एक चीज को आपने डिफाइन कर दिया इतना कम समय में, मतलब ओरिजिन किस मकसद से आई है, किस क्या चीज को लेकर के आई है, किस तरह के आगे का इसका फीचर है, क्या करने जा रही है, हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, बहुत तरह तरह के बातों के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण सर। और मैं एक बार सर के लिए चाहूंगा सभी से कि आप लोग